नेशनलिटी जिनके पास है उनके साथ भी होता है कि उनके फैमिली ट्री में कोई एलियन आ जाता है। नादरा के ऑफिस में जो है ना उनकी कोई अरेंजमेंट होती है जिसके तहत जो है ना वो फिर पैसे लेके जो है ना CNIC इशू करवा देते हैं बंदे का, और फिर अंदर से ना उसके CNIC प्रोसेस करके उसको किसी और की फैमिली ट्री में घुसाते हैं। तो वो उस फैमिली ट्री में तमाम जिन लोगों का CNIC होता है, अब एक इंट्रूडर के घुसने की वजह से उसकी पूरी फैमिली का CNIC ब्लॉक हो गया। अगर नादरा ऑर्डिनेंस 2000 आप देखें ना तो उसमें देयर इज नो प्रोविजन फॉर ब्लॉकिंग ऑफ CNIC। अगर कोई पाकिस्तानी शख्स किसी बाहर की वुमेन से शादी करते तो उसको मिल जाएगी, अगर कि पाकिस्तानी खातून किसी बाहर के फॉरेनर शख्स से शादी करती है तो सिटीजनशिप बाय मैरिज जो सिर्फ फॉरेन वुमेन के लिए एप्लीकेबल है। आपको डेंजर फील हुआ या नहीं? हमें कहा जाता था कि आपने जो है ना ऑफिस के बारे ना इधर उधर टहलना नहीं। पाकिस्तान में तो एक रवायत ये भी है कि जो काम मना किया जाए वो बंदा ज़्यादा करता है। यहाँ पे स्टेट ने क्या किया कि जो भी यहाँ पे पाकिस्तानी बंगाली थे जो नेशनल थे जिनको CNIC भी इशू हुए थे, उनको हमारी स्टेट की एजेंसी जो है वो फोर्सफुली उनको पिकअप करती थी। फिर एक अननोन लोकेशन जाके उनके ना फिंगरप्रिंट्स लिए जाते थे और उनको नारा कार्ड इशू कर दिया जाता था। डेटाबेस में नारा कार्ड शो हो रहा है तो आप फिर CNIC के लिए एलिजिबल नहीं होते। स्टेटलेस लोग हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है? ये पाकिस्तान में कहाँ से आए, कब आए, कितने हैं? अभी ये अपनी डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए नादरा जाते हैं, किसी भी सरकारी अदारे में जाते हैं और इनको निकाल दिया जाता है। स्टेट का ये तासुब है कि आप लोग क्यों आ गए यहाँ पे, आप लोग भी बांग्लादेश हैं। आरंट देयर एनी इंटरनेशनल कन्वेंशंस? तो वो नादरा से कंप्लाइंस कराना वाज अ मेजर हर्डल। तो वो हमको तंग करने के लिए और मामले को डिले करने के लिए तो वो 12(2) की फ्रॉड की एप्लीकेशन लगा देते थे। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज इस पॉडकास्ट में हमें एज गेस्ट ज्वाइन किया था एडवोकेट मोहम्मद अली मगहून साहब ने। ही इज़ एन एडवोकेट हाई कोर्ट एंड प्रैक्टिसिंग प्राइमरली इन कराची। टुडे आवर टॉपिक वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत सारे लोगों के साथ इशू है, खासकर कराची में या पूरे पाकिस्तान में ही, एंड दैट टॉपिक इज़ अबाउट नेशनलिटी, सिटीजनशिप एंड स्टेटलेसनेस। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं खासकर कराची में जो कि मच्छर कॉलोनी या ऐसे इलाकों में रहते हैं जिनके पास कोई अपनी स्टेट नहीं है, दे आर एलियंस। सो उन सबको कैसे नेशनलिटीज़ मिल सकती हैं? क्या कानून उनको नेशनलिटी लेने की इजाज़त देता है या नहीं? या ओवरऑल CNIC, नादरा या ID को लेके जो भी इश्यूज लोग फेस करते हैं, हमने इस पॉडकास्ट में उन सब चीज़ों को डिस्कस किया है। सो वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड, एंजॉय। हाउ आर यू? कैसे मजाज है आपके एंड हाउ आर यू फीलिंग ऑन दिस पॉडकास्ट? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अच्छा लग रहा है आपने पॉडकास्ट में बुलाया, और जो हम गुफ्तगू करने वाले हैं वो भी लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। एंड टुडे जो हमारा एम है गुफ्तगू का, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिटीज़नशिप को लेके। हम चाहे बहुत सारे ममालिक में हम सिटीज़नशिप अप्लाई कर रहे होते हैं, उनके बारे में हम सर्च कर रहे होते हैं, बट अपना जो पाकिस्तान की सिटीज़नशिप है हम उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं हमें पता होता कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं। सो आज सारी उन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो सिटीज़नशिप है उसे लेना सबसे मुश्किल काम है, वो बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो इस बात में कितनी एक सदाकत है? देखें टू अ लार्ज एक्सटेंट ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि ना यहाँ पे सिटीजनशिप लेना जो है ना बहुत मुश्किल है, और उसके पीछे जो है ना दो वजूहत हैं मेन। पहला तो ये है कि सिस्टम में इनएफिशिएंसीज हैं। हमारा वो एक लंबा सा पेपर वर्क का प्रोसेस है उसको सिटीजनशिप के लिए कंप्लाई करने के लिए, और उसके बाद फिर उसकी जो प्रोसेसिंग होती है उसकी कोई एस्टिमेटेड टाइमलाइन नहीं दी जाती है। आपने ना सारी एप्लीकेशन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी की और फिर आपने जब वो सबमिट की तो उसके बाद आपको रिस्पांस कब मिलेगा यू नेवर नो, ठीक है। और अगर आपको रिस्पांस आ भी जाता है तो इट विल कम विद अ वेरी वेग ऑब्जेक्शन, और आपको उस पर क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो मुझे इसमें नेक्स्ट स्टेप जो है ना क्या अपनाना है। तो उससे हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि सिस्टम इज़ डिज़ाइन टू फ्रस्ट्रेट द एप्लीकेंट। तो मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मिलती तो है लेकिन नहीं मिलती। अच्छा, वैसे सिटीज़नशिप मिलती है अगर कोई फॉरेनर जो है किसी दूसरे मुल्क का कोई नेशनल है, जैसे कि आई डोंट नो कि वो कोई करेगा फॉरेनर या नहीं, जैसे कि अमेरिका या जर्मनी का कोई सिटीज़न है, वो यहाँ पे आके पाकिस्तान में अप्लाई करता है, तो क्या उसे सिटीज़नशिप मिल जाती है या नहीं? देखिए वो अगर कोई फॉरेनर पाकिस्तान में आता है और फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी पाकिस्तानी से शादी कर लेते हैं तो उनके लिए एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं सिटीज़नशिप बाय मैरिज। तो वो उसके थ्रू जो है ना वो अपनी सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसका भी एक वो एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस है।
उसमें आप अपने पर्टिकुलर्स मेंशन करेंगे और आपके निकाहनामा जो है उसकी ट्रू ट्रांसलेशन साथ लगेगी, फिर उसकी वो रिक्विजिट अटेस्टेशंस होंगी और फिर जो है आप उतनी एप्लीकेशन जमा करेंगे डीजी इमिग्रेशन पासपोर्ट ऑफिस में और फिर उनके बाद फिर उनका क्राइटेरिया सिर्फ फॉलो करना होता है। मैरिज ही है जिससे मिल सकते हैं, या कोई यहाँ पे अगर वो रहते भी हैं फॉर एक्स वाई जेड पीरियड ऑफ टाइम, हम सिटीजनशिप के हम जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्राइटेरिया, उस पर तो हम आएंगे, बट आई जस्ट वांट टू नो एक सरसरी सा कि क्या अगर कोई फॉरेनर है, शादी वगैरह नहीं करता, जस्ट आके पाकिस्तान में रहता है एंड ही और शी वांट्स कि मुझे पाकिस्तान की नेशनलिटी मिले, सो इज़ इट पॉसिबल टू गेट? यस, उनके लिए रूट है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन और ये पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट 1951 में कवर्ड है, जो कि कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान में फॉर अ पीरियड ऑफ फॉर एग्जांपल एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 5 इयर्स आप रिजाइड करते हैं तो फिर यू बिकम एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप और उसका भी अपना एक डॉक्यूमेंटेशन है, आप वो पूरी करेंगे तो उसके बाद फिर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है अच्छा, accordingly। आप मुझे ये बताएं कि सिटीजनशिप का फ़ायदा क्या है पाकिस्तान में? एक फॉरेनर के लिए क्या नुकसानात हैं, या सिटीजनशिप जिसके पास नहीं है उसको क्या नुकसानात हैं, और सिटीजनशिप जिसके पास है उसके क्या बेनिफिट्स हैं? अच्छा देखें, आप किसी भी मुल्क की आप सिटीजनशिप लेते हैं तो यू आर इंटाइटल टू सर्टेन बेनिफिट्स। आप अगर हम जैसे पाकिस्तान की एग्जांपल लें सिटीजनशिप में, तो आप देखें आपके पास राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अपना दाखिला ले सकते हैं और उसका क्या पता है उसका बेसिक कंपोनेंट ये होता है कि आपके पास CNIC होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम दी अदर फॉर्मेलिटीज़। आपको हेल्थ केयर का एक्सेस मिल जाता है, अगर आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है तो उसके लिए भी आपका CNIC जो है ना ज़रूरी होता है। आपने अपना बैंक अकाउंट खोलना है, बेशक वो एक पर्सनल पर्पस के लिए हो या कोई बिज़नेस करने जा रहे हो तो बिज़नेस पर्पस के लिए खोल रहे हो तो वो उसके लिए भी वो फंडामेंटल होता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो सिटीजनशिप के साथ एसोसिएटेड हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को कोई स्टेटलेस है, स्टेटलेस वो बंदा होता है जिसके पास कोई शनाख्त नहीं होती है, तो वो आप देखिए ना वो किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ना वो अपना बैंक अकाउंट ऑपरेट कर सकता है, ना उसके पास कोई हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का एक्सेस है। इवन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हमारे जो हैं वो भी कहते हैं आपकी एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेशन तो होनी चाहिए ताकि हम आपको एडमिट कर सकें, तो वो चीज़ भी नहीं है। और दूसरा एजुकेशन की जहाँ तक हम बात करें तो उनको 7वीं या 8वीं जमात तक तो पढ़ने दिया जाएगा, लेकिन जब फिर इंटरमीडिएट की बारी आएगी तो उसे पे एडमिशन नहीं मिलेगा, तो ये हर्डल्स जो है ना उनको फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, ये सिर्फ स्टेटलेस लोगों के लिए हैं या ये फॉरेनर्स के लिए भी इशू हैं? क्या फॉरेनर्स को मिल जाता है दाखिले भी, या जो बेसिक फंडामेंटल नीड्स हैं लाइफ की, क्या वो फॉरेनर्स के लिए होती हैं? अगर कोई फॉरेनर पाकिस्तान में आके रहता है, जैसे बहुत सारे ममालिक से लोग आके रहते हैं, सोमालिया से भी कोई रह सकता है, कोई अफ्रीका से रह सकता है, तो क्या उन सबको भी नेशनलिटी ही चाहिए होगी टू एक्सेस ऑल दीज थिंग्स, या दे हैव एक्सेस ऑन देयर ऑन नेशनलिटी जो कि उनके पास उनके मुल्क की नेशनलिटी है? देखें, अगर पाकिस्तान में वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बैंक अकाउंट ऑपरेट करना चाहते हैं, ठीक है, अगर वो यहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अवेल करना चाहते हैं या फिर यहाँ पे वो जो है, तो इन बेसिस के लिए उनको फिर ना CNIC की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जहाँ तक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में दाखिले की बात है या फिर जॉब के लिए वो यहाँ पे हायर हैं तो उसमें जो है उनका वीज़ा भी सफिशेंट होता है। कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, व्हाट काइंड ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स डज स्टेट ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड? कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, क्या क्या टाइप्स होती हैं जो कि नेशनलिटी या आइडेंटिटी हमें रियासत पाकिस्तान देती है? अच्छा, इसको हम इस तरह ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे की जैसे यहाँ पैदाइश होती है, पाकिस्तान का लॉ जो है वो सिटीजनशिप बाय बर्थ रिकग्नाइज़ करता है, ठीक है। अब एक बच्चा यहाँ पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप जो है उसके बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे विच इज़ द प्राइमरी डॉक्यूमेंट, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट वो उनका बनेगा नादरा का, फिर उसके बाद उनका बे फॉर्म बनेगा, ठीक है। उस बे फॉर्म भी नादरा की तरफ से इशू होता है। फिर उस बे फॉर्म के बेसिस पे उनका स्मार्ट CNIC बनेगा और फिर फॉलो बाय स्मार्ट CNIC फिर उनका वो CNIC बन जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा इफ़ यू टॉक अबाउट अनदर काइंड ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, वो फिर आपका पासपोर्ट है। पासपोर्ट आपको अपने ट्रैवल पर्पसेस के लिए चाहिए होता है।
तो इस किस्म के जो है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो है स्टेट आपके कवर तो करती जो है। स्टेटलेस लोग हैं उनको कुछ नहीं मिलता, या जो फॉरेन में पाकिस्तानी रह रहे हैं उनका भी यही सेट ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होता है, या इसके अलावा कुछ होता है? अच्छा देखें, जहाँ तक फॉरेनर्स की बात है, जैसे उनका मैंने आपको बताया कि वो डिपेंड करता है वो पाकिस्तान किस पर्पज़ के लिए आए हुए हैं। नहीं, जो पाकिस्तान से गए हुए हैं उनकी बात कर रहे हो, फॉरेनर्स की नहीं, जो फॉरेन ओके। में सेटल्ड हैं, अब्रॉड हैं हमारे लोग, जॉब्स के लिए जाते हैं जी। या वहाँ पे सेटल्ड हैं, शायद उनको नेशनलिटीज़ भी मिल चुकी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ अच्छा, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जी हैं ओवरसीज़ ओके। पाकिस्तानी हैं, उनके लिए भी क्या यही सेम सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं आइडेंटिटी के, या कुछ डिफरेंट होते हैं? एंड जैसे जो आपने कहा स्टेटलेस लोग, उनके लिए क्या कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं? अच्छा, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ होते हैं तो उनका भी वही नॉर्मल रूट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जैसा मैंने आपको बताया। और फिर जब वो ओवरसीज़ चले जाते हैं फिर उनके लिए एक वो का जैसे हमारे CNIC होते हैं, उनके लिए नाइकॉप होता है, विच इज़ एन आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। तो वो उसके लिए वो जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ तक रही स्टेटलेस लोगों की बात, तो देखें, स्टेटलेस जो यहाँ पे पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं जिनमें एक एथनिसिटी जैसे बंगाली हैं, तो उनके लिए भी ना वही डॉक्यूमेंट्स की एंटाइटलमेंट है जिनका मैंने आपको जिक्र किया, स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ सर्टिफिकेट फॉलोड बाय बे फॉर्म, देन स्मार्ट CNIC एंड देन CNIC एंड पासपोर्ट। अच्छा, यहाँ पे आपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के नाम बताए, बर्थ सर्टिफिकेट, बी फॉर्म या बे फॉर्म जिसे कहते हैं, उसके अलावा स्मार्ट CNIC एंड CNIC। मैं इस पे बड़ा डिफरेंस जानना चाहूँगा कि व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट CNIC एंड CNIC। वैसे तो मैं सबका ही जानना चाहूँगा कि इनका क्या पर्पस होता है और इनका क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा बहुत ब्रीफ में इन सबका जानना चाहूँगा, लेकिन स्मार्ट CNIC एंड CNIC में मैं डिफरेंस भी जानना चाहूँगा। अच्छा, बे फॉर्म से हम इसको स्टार्ट करते हैं। बे फॉर्म जो है ना वो जैसा मैंने आपको बताया बर्थ सर्टिफिकेट इशू होने के बाद ना वो बनता है, ठीक है। और बे फॉर्म आपको तब चाहिए होता है जब पेरेंट्स जो हैं आपके जो हैं बच्चों के स्कूल के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो स्कूल जो है ना उनसे ना बे फॉर्म उस वक्त जो है ना मांगता है, ठीक है। होता क्या है उस बे फॉर्म में? बे फॉर्म में बस आप समझ लें एक नॉर्मल एक वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ना आपके पेरेंट्स की शनाख्त हुई होती है और आप उनके एज अ ना बेटे जो हैं या बेटी जो हैं वो रिकगनाइज होते हैं, और उसके साथ आपका एक आइडेंटिटी नंबर होता है, ठीक है। अब वही आइडेंटिटी नंबर जब आप CNIC बनाने जाएंगे तो वो नंबर आपको इशू होता है। उसमें बाकी आपके सिबलिंग्स की भी डिटेल्स होती हैं, या सिबलिंग्स की भी होती है। सो वो बेसिक नंबर वही रहता है आपका वही लाइफ नंबर टाइम? रहता है आपका। ये चेंज होता है कभी? नहीं, वही नंबर रहता है। अच्छा, पे फॉर्म हमारा बन गया, वो भी नादरा से बनेगा, यस। हमने बनवा लिया। एंड देन स्मार्ट CNIC, व्हाट इज़ दैट? अच्छा, स्मार्ट CNIC आप समझ लें हमारे जो टीनेजर जो होते हैं जो O लेवल के एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं, तो अब ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि उनके पास भी ना वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए इन ऑर्डर टू सेट फॉर देयर एग्ज़ाम्स। तो उसके लिए फिर वो जो है ना स्मार्ट CNIC जो है ना वो निकाला हुआ है, ठीक है, जो अनटिल द एज ऑफ 17 तक वो वैलिड होता है। फिर आपको 18 के एज में फिर वो CNIC के लिए नॉर्मल अप्लाई करना होता है। नॉर्मल जो ऑर्डिनरी CNIC। अच्छा, एक यहाँ पे मुझे बड़ा होता था कि यार जब मेरा शनाख्ती कार्ड बनेगा तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करूँगा। सो क्या स्मार्ट CNIC पे भी ड्राइविंग लाइसेंस या उन सारी चीज़ों के लिए अप्लाई किया जा सकता है या नहीं? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यू हैव टू बी द एज ऑफ 18 और आपके पास CNIC होना चाहिए। अच्छा, हमारे पास जो पूरे पाकिस्तान में एक ही इदारा है नादरा, जो कि सारा आइडेंटिटी और इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है, या इसके अलावा भी कोई इदारे हैं? अच्छा, नादरा जो है वो आपका CNIC को रेगुलेट करता है। फिर आपके जो है ना DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस हैं जो आपको पासपोर्ट इशू करते हैं। आपने मुझे एक चीज़ बताई थी कि यू हैव बीन वर्किंग फॉर स्टेटलेस पीपल इन पाकिस्तान। आपने आई थिंक जो बंगालीज़ हैं या जो बर्मीज़ हैं उन सब के लिए, नेशनलिटी के लिए आपने बड़ा काम किया है। एंड इन शॉर्ट यू वाज वर्किंग विद सम NGO जो कि उन्हें हेल्प करती थी अपनी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के लिए या आइडेंटिटी लेने के लिए या सिटीजनशिप लेने के लिए। सो हाउ वाज एक्सपीरियंस एंड करते क्या थे आपका? व्हाट वाज योर जॉब प्रोफाइल, फंक्शन या टास्क आप किस तरह से मिलते थे? देखें, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा था। कहाँ से आपने वो शुरू किया? लाइक डायरेक्टली आपने वकालत जब शुरू की, क्या आप डायरेक्ट स्टेटलेस पीपल के इश्यूज़ में चले गए या पहले कहीं प्रैक्टिस की देन गए? एंड व्हाट वाज एक्सपीरियंस होल? अच्छा, मैंने जो है ना अपने वकालत का आगाज़ 2018 में शुरू किया था। एंड उस वक्त जो है मैंने मुख्तलिफ़ कंपनीज़ और बैंक्स के लिए एज अ लीगल काउंसिल सर्व किया था, लेकिन मैं उस रोल से ना मुतमईन नहीं था। मैं चाहता था एज अ ब्रॉडर लेवल ना एक इम्पैक्ट क्रिएट करूँ।
फिर एक ये एनजीओ में वैकेंसी आई थी विच वर्क्स फॉर स्टेटलेस कम्युनिटीज़, तो उसमें मैंने कहा कि आई शुड गिव इट अ ट्राई, और मैंने फिर अप्लाई किया था और इंटरव्यू के प्रोसेस को गो थ्रू किया, फिर सेलेक्ट हुआ, फिर अकॉर्डिंगली स्टेटलेस लोगों के लिए काम करना शुरू किया। सो कहाँ पे ये काम आप करते थे? ये मैं करता था मच्छर कॉलोनी में। मच्छर कॉलोनी यहाँ समझ लें कच्ची आबादी है मौरीपुर रोड के पास, और वहाँ पे आपके तमाम जो है ना बंगाली जो स्पीकिंग जो लोग हैं वो रिसाइड करते हैं वहाँ पे। फॉर व्यूअर्स जिनको नहीं पता कि पच्छर कॉलोनी या माड़ीपुर रोड क्या है, तो इट इज़ एन एरिया इन कराची। शायद आपने पीएफ बेस मसरूर इसके आसपास का एक इलाका है जिसे माड़ीपुर कहा जाता है। इसमें मच्छर कॉलोनी है एंड मोस्ट ऑफ द बंगालीज़ एंड बर्मीज़ जिनके पास कोई नेशनल आइडेंटिटी नहीं है वो लोग वहीं पे रहते हैं। सो ये वो इलाका है। सो वहाँ पे आप क्या टास्क्स क्या होते थे एंड एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा, वहाँ पे हमारे टास्क ये होते थे कि जो है ना हमारी एक जो है ना इनटेक फाइल होती थी, उसमें ना सारे हमारे ना क्लाइंट्स की ना इंफॉर्मेशन होती थी। ठीक है, जो भी हमारे ऑफिस में हमसे कंसल्टेशन लेने आ रहे हैं अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, तो उनको हम ना डॉक्यूमेंट करते थे। ठीक है, और उनके नेक्स्ट स्टेप्स उसमें लिखते थे, और हम सिर्फ उन्हीं क्लाइंट्स को ही ऑनबोर्ड करते थे जिनके पास ना कोई डॉक्यूमेंट्स हो फ्रॉम 1971 और बिफोर दैट टू एस्टैब्लिश देयर सिटीजनशिप। हम उन्हीं की जो जिनके केसेस स्ट्रॉन्ग होते थे हम सिर्फ उन्हीं के केसेस लेते थे, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं की हेल्प आउट कर सकते थे। सो एनी इंटरेस्टिंग केसेस? केसेस तो ना काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारे हो चुके हैं, एंड इफ़ आई रिकॉल अ फ्यू, तो उसमें जैसे मैं आपको एक ये बता देता हूँ कि एक फैमिली थी हमारे पास, और फैमिली में आप समझ लें पेरेंट्स के अलावा 5 सिबलिंग्स थे। ठीक है, पेरेंट्स के पास वैलिड CNICs हैं, और जो सिबलिंग्स हैं उनके पास भी वैलिड CNICs हैं, लेकिन एक सिबलिंग था जिसका ना नादरा के डेटाबेस में शो हो रहा था कि इनका नारा रिकॉर्ड है जब वो अपना CNIC अप्लाई करने गए थे। व्हाट इज़ नारा में आप बता हाँ दें फिर उसके बाद। हाँ, नारा स्टैंड्स फॉर नेशनल एलियन रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। ये वो इदारा है जो 2000 में फॉर्म हुआ था, और इसका सोल पर्पस ये था कि जो भी यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं या फॉरेन वर्कर्स हैं जो यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट करना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रादर देन वो एक्ट का एक्चुअल पर्पस कैरी आउट होता, यहाँ पे स्टेट ने क्या किया कि जो भी यहाँ पे पाकिस्तानी बंगाली थे, पाकिस्तानी बंगाली से मरा जो 71 से जो यहीं पे रिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो नेशनल थे इन हाँ, शॉर्ट। जो नेशनल थे जिनको CNIC भी इशू हुए थे, एंड इवन दो जिनको CNIC नहीं भी इशू हुए थे जो बिलो द एज ऑफ 18 थे, उनको हमारी स्टेट की एजेंसी जो है वो फोर्सफुली उनको पिकअप करती थी। ठीक है, फिर एक अननोन लोकेशन जाके उनके ना फिंगरप्रिंट्स लिए जाते थे और उनको नारा कार्ड इशू कर दिया जाता था। ठीक है, अब इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि अगर आपके डेटाबेस में नारा कार्ड शो हो रहा है तो ना आप फिर CNIC के लिए एलिजिबल नहीं होते। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द एग्जांपल जिनकी मैं आपको केस की बता रहा था कि एक का वो नारा रिकॉर्ड शो हो रहा था, ये इशू ना शुरू होता है 2015 से। 2015 में जब नादरा और नारा का रिकॉर्ड मर्ज हुआ था। ठीक है, नारा मर्ज हो गया था नादरा में। अब उससे ये हुआ कि वो डेटाबेस में इनसे ना मिसमैनेजमेंट हो गई। ठीक है, तो जिन लोगों का नारा रिकॉर्ड था भी नहीं, वो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस मर्जर उनके रिकॉर्ड में भी नारा शो होना शुरू हो गया। तो हमारे पास ऐसे मुख्तलिफ़ क्लाइंट्स थे जिनके पास CNIC मौजूद थे और उनके रिकॉर्ड में नारा शो हो रहा था। तो जब भी वो रिन्यूअल के लिए जाते थे तो उनको कहा जाता था कि आप अपना नारा रिकॉर्ड पहले क्लियर करें। ठीक है, अब आप खुद सोचें किसी को इशू ही नहीं हुआ हुआ कभी नारा कार्ड, तो उसके रिकॉर्ड में कैसे वो नारा आ रहा है? तो ये नादरा के सिस्टम में कोई इशू है फिर। और जो मैं आपको केस की एग्जांपल दे रहा था उसमें भी आप देखें पेरेंट्स के पास CNIC है, तमाम भाई बहनों के पास CNIC है, सिर्फ एक फ़र्द है भाई बहनों में जिनके पास CNIC इशू नहीं हो रहा कि आपका नारा रिकॉर्ड आ रहा है। अब उनका कोई हिस्ट्री में वो उनसे भी हमने क्लाइंट से भी डिस्कस किया, कहना कभी भी मैंने नारा कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया तो मेरे रिकॉर्ड में कैसे आ सकता है ये चीज़ जो है। तो उनके लिए फिर हमने सिविल सूट दाखिल किया था। नादरा से पहले अपनी रेमेडीज एग्जॉस्ट करने के बाद पहले ट्रैकिंग आईडी के लिए अप्लाई किया, फिर उसमें नारा रिकॉर्ड शो हुआ, फिर वेरिफिकेशन बोर्ड में अपीयर हुए। वेरिफिकेशन बोर्ड नादरा तब ऑर्गेनाइज़ करता है जब उनको ना किसी भी CNIC एप्लीकेशन पे कोई प्रॉब्लम अगर उनको दिखता है, तो उसमें ये होता है कि एक नादरा के सीनियर ऑफिशियल्स उसमें बैठते हैं। ठीक है, और वो आपका इंटरव्यू करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को देख के।
फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स को देख के वो तय करते हैं कि वेदर आपको जो है ना CNIC की आपकी एलिजिबिलिटी बनती है या फिर आपने दोबारा इस वेरिफिकेशन को गो थ्रू करना है, ठीक है। अब हमारा जो क्लाइंट है वो मुख्तलिफ वेरिफिकेशन बोर्ड्स में भी अपीयर हो चुका था, वो सिटीजनशिप पोर्टल पे भी कंप्लेन कर चुका था, तो उसे एक जगह से दूसरे नादर ब्रांच में भगाया जा रहा था विदाउट एनी रिलीफ। फिर फाइनली हमने उनके लिए सिविल सूट दाखिल किया सिटी कोर्ट में फॉर कैंसलेशन ऑफ इस नारा रिकॉर्ड एंड इशूंस ऑफ CNIC। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल जद्दोजहद करने के बाद फिर वो डिग्री हमारे फेवर में आई थी और फिर क्लाइंट को अकॉर्डिंगली CNIC शो सो नादरा का क्या नैरेटिव था उसमें, कि नादरा क्या कह रही थी कि नारा कहाँ से आ गया? नादरा का बस ये था कि इनका अगर नारा रिकॉर्ड शो हो रहा है तो फिर इनके पास होगा नारा कार्ड, उनकी सिर्फ इतनी सी जस्टिफिकेशन थी उसके ऊपर। अच्छा, ये सारा जो इशू है स्टेटलेसनेस का, एलियंस का, जिन्हें एलियंस कहा जाता है, इन्हें एलियंस क्यों कहा जाता है मैं ये भी जानना चाहूँगा। और ये स्टेटलेसनेस का जो लोगों का, जो स्टेटलेस लोग हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है? ये पाकिस्तान में कहाँ से आए, कब आए, कितने हैं, कहाँ रहते हैं, क्या सिर्फ कराची में हैं या और भी पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान में हैं? सो मैं सारा बैकग्राउंड जानना चाहूँगा, बिकॉज यू हैव वर्कड इन दोज एरियाज, सो आई एम श्योर के यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दैट बैकग्राउंड के ये कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे अभी ख़त्म हो रहा है। अच्छा, आपको ऐसे पता होगा 1971 की जंग से पहले वी हैड ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में मेजरली बंगाली रिजाइड करते थे और वेस्ट पाकिस्तान में जो इसमें हम अभी हैं मौजूद। तो इनका मसला शुरुआत इस तरह हुआ कि जब 1971 की जंग हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो उस वक्त इकनॉमिक कंडीशंस ईस्ट पाकिस्तान के इतने अच्छे नहीं थे और उस वक्त जो है वॉर की वजह से वैसे ही काफ़ी डिस्प्लेसमेंट वगैरह भी हो रही थी। तो ईस्ट पाकिस्तान में जो बंगाली से रिजाइड करते थे ना, उनमें से काफ़ी ऐसे थे जिनको लग रहा था हमारा फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर है एंड इवन फॉर सेफ्टी पर्पसेस अगर हम वेस्ट पाकिस्तान माइग्रेट कर जाएं। तो इस जंग के दौरान जो है ये इनमें से ना काफ़ी बंगाली हैं जो ईस्ट पाकिस्तान से वो वेस्ट पाकिस्तान की तरफ जो है ना रवाना हो गए थे, ठीक है। अब ये इनका मोड ऑफ ट्रैवलिंग भी ना शिप के थ्रू होता था। उस वक्त जो है ना पानी के जहाँ वो चलते थे, शिप्स चलती थी, तो ना वो उसके थ्रू आ जाते थे, ठीक है। और जहाँ तक रही आपकी बात वो एलियंस की, तो एलियंस देखें उनको कहा जाता है जिनकी किसी किस्म की कोई आइडेंटिटी है ही नहीं एंड देयर इज़ नो वे ऑफ डिकोडिंग कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं, ठीक है। और मतलब इट इज़ कंसिडर, मतलब यू आर नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड इफ यू लुक एट द एलियन इज के लाइक यू आर नो वन। आप एक शख्स हैं जो कि चलते फिरते हैं, आप सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, आपको ज़िंदगी की सारी ज़रूरियात हैं, लेकिन आप पाकिस्तान में होते हुए भी नहीं हैं। इन शॉर्ट, इज़ दैट एलियन? अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आपने 1971 की जंग का तो बता दिया सारी चीज़, बट वी हैव अफ़गानीज़ एज़ वेल। तो ये अफ़गानीज़ कहाँ से आए? बर्मीज़ भी हैं, वो कहाँ से आए? सो सिर्फ 1971 तक ही ये हिस्ट्री महदूद है या इसके आगे भी ये हिस्ट्री कंटिन्यू होती है? इसके आगे भी कंटिन्यू होती है, लेकिन अगर हम जैसे बंगालियों की बात करें तो उनके प्राइमरीली वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द एलियंस जिनके पास कोई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नहीं है, हम उन सब की बात कर रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू नो कि जो चले बंगालीज़ की तो हमने बात कर ली, इसके अलावा जो एथनिसिटीज़ हैं वो कहाँ से आए, वो कब आए, उनका क्या बैकग्राउंड है? वो आपने जैसे अफ़गानियों का जिक्र किया तो वो तो जैसे अफ़गानिस्तान से आए हैं, ठीक है। और फिर वो रोहिंग्या और बर्मीज़ जो हैं वो बुर्मा से आए हैं यहाँ पे, और वो भी इसी वजह से आए हैं क्योंकि उनको जो है ना अपने मुल्क में ना खदशा था कि ना हमको ना मारा जाएगा या फिर हमारी सेफ्टी या सिक्योरिटी या गारंटी वॉर्स के टाइम भी वहाँ पे चले, तो इस वजह से ना वो फिर पाकिस्तान आ गए। तो उनके साथ भी सेम इश्यूज हैं? उनके साथ भी सेम। आर दे इंटाइटल्ड इन सम वे और अदर के वो भी पाकिस्तान की नेशनलिटी हासिल कर सकें? देखें वो भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन बस वो स्टेट की तरफ से उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अच्छा, नौ मैं थोड़ा सा जो मच्छर कॉलोनी में चूँकि आपने काम किया, तो मैं उसका थोड़ा सा जोग्राफिया या उसकी उसकी जो जियोपॉलिटिकल या जोग्राफिकल मैं वो जानना चाहूँगा कि कौन कौन लोग किस तरह से वहाँ रहते हैं। क्या सिर्फ वो अपनी बस्तियाँ बना के रहते हैं अलग से, बंगालीज़ अलग एंड अफ़गानीज़ अलग, या मिक्स हैं, या किस तरह से वो लोग सर्वाइव करते हैं आपस में, एंड व्हाट दे डू फॉर देयर लिविंग? क्योंकि जैसे कि हमने ये बात कही कि एलियंस को जॉब नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, बट दे आर इन अ लार्ज नंबर, यकीनन फॉर अर्निंग दे हैव टू डू समथिंग।
सो व्हाट आर दे डूइंग एंड कैसे वो अपने लाइवलीहुड अर्न करते हैं? अच्छा, मच्छर कॉलोनी में ना मेजरली बंगाली रिज़ाइड करते हैं, लेकिन आपको वहाँ पठान भी नज़र आएंगे, वहाँ पे आपको बर्मीज़ भी नज़र आएंगे। लेकिन पठान और बर्मीज़ के जो ओरिजिन के जो लोग हैं ना, वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू बंगालीज़। अब वहाँ पे जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है ना, वहाँ पे कम्युनिटीज़ में लोगों का, तो बंगालियों की अगर जैसे हम एग्ज़ाम्पल लें, तो वो झींगों के कारखाने होते हैं, तो वो झींगों की ना मतलब सफाई सुथराई, उसकी असेंबलेंस वगैरह करते हैं, और दीगर मछलियों की, वो मछलियों की नेट्स जिसमें वो पकड़ा जाता है मछलियों को, तो वो बनाते हैं। तो उनकी जो बोट्स होती हैं जो समुद्र में जाती हैं, तो वो उसकी तामीराती काम करते हैं। तो वो उनका जो लाइवलीहुड है ना, वो फिशरी से ही एसोसिएटेड है, जो बंगाली हैं वहाँ पे। और जो बर्मीज़ हैं या फिर जो अफ़गानी हैं या पठान हैं, तो वो उन्होंने अपने वहाँ पे होटल्स खोले हुए हैं, जो खाने-पीने के जो होटल्स होते हैं, तो वो उस बेसिस पे जो है ना अपनी जो अर्निंग बंगालीज कर रहे हैं। कमाते हैं और वो बंगालियों को खाना खिला के तो वहाँ से वो पैसे ले लेते हैं। ऐसे ही। तो ये भी कहा जाता है कि बड़ा डेंजरस है, डर लगता है लोगों को उन इलाकों में जाने से, कहते हैं कि क्राइम रेट बहुत है। सो इज इट ट्रू? डेंजरस है? देखें, टू सम एक्सटेंट इट इज़ ट्रू, हैव यू क्योंकि बीन देयर यस, इनसाइड द मच्छर कॉलोनी, और आपको डेंजर फील हुआ या नहीं? मतलब जिस एनजीओ में के साथ मैं काम कर रहा था, तो उनका मच्छर कॉलोनी की विसिनिटी में ही ऑफिस था, और हमारे इर्द गिर्द सब बंगाली ही होते थे। और हमें कहा जाता था कि आपने जो है ना ऑफिस के बाहर ना इधर उधर टहलना नहीं है, ठीक है। रीज़न बीइंग कि वो सिक्योरिटी कंसर्न्स वगैरह हैं। और दूसरा, जब भी कोई बाहर से कोई बंदा आता है इनकी कम्युनिटी में, तो उसको बहुत ही मशकूक नज़र से देखा जाता है, ठीक है, कि ये कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है। क्योंकि उनका पहला ही इम्प्रेशन ये होता है कि ये हमें नुकसान पहुंचाने आया, या ये हम पे जासूसी करने आया। तो वो जो है ना एप्रीहेंशन वगैरह होते हैं वहाँ पे। सो पाकिस्तान में तो एक रवायत ये भी है कि जो काम मना किया जाए वो बंदा ज़्यादा करता है, तो आप क्या टहलते थे या नहीं? मुझे रिस्क लेने का शौक़ था, मैं टहलता था। लेकिन ये था कि मैंने जो है ना अपने आप को अप्रोचेबल और फ्रेंडली रखा हुआ था। तो वहाँ के जो लोग थे ना, अब जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, हमारे ऑफ़िस के पास एक किरयानी की दुकान थी, ठीक है? उनसे मैं चीज़ें लेता रहता था। अच्छा, उसको उर्दू भी अच्छी बोलनी आती थी, तो उसके साथ अच्छी सलामती हो गई, तो मैंने उसके साथ उठना-बैठना शुरू कर दिया। फिर उसने मुझे अपने दोस्तों से मिला दिया, तो हम जो है ना इधर-उधर खाने पे भी चले आते थे, जब हमारा लंच का टाइम होता था। तो फिर मुझे एक्सप्लोर करने का भी शौक़ है, कोई नई जगह जाऊँ तो वहाँ भी मैं घूमता-फिरता था, तो ना लोगों के साथ इंटरैक्ट करता था। अच्छा, मेजर चैलेंज ये होता था कि ना ज़्यादातर को उर्दू बोलनी या समझ नहीं आती थी वहाँ पे। तो ना अगर तो मुझे हमेशा किसी को अपने साथ रखना होता था जो बंगाली भी बोल सके। तो लोग फ्रेंडली थे इनसाइड, यस, ज़्यादातर जो फ्रेंडली थे। इनसाइड द स्ट्रीट्स डीप इनटू मच्छर कॉलोनी? हुँ, एक तो बाहर बाहर है ना, जी, जी। वहाँ पे तो मैं भी घुमा हुआ हूँ, हुँ, डीप इनटू इनसाइड। यस। तो वर दे फ्रेंडली, और रहन सहन उनका कैसा है लोगों का? अच्छा, वो थे तो ज़्यादातर तो ना सब फ्रेंडली थे वहाँ पे। लेकिन जैसे लाइफस्टाइल के भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। हाँ, तो वो उन्होंने अपने जो है ना अपने अपने मकान जैसे बनाए हुए होते थे, और ना हर कोई ना अपना बिज़नेस को ही माइंड करता था। तो वहाँ पे ऐसा नहीं था कि लोग जो है ना काफ़ी आपस में एक-दूसरे के साथ सोशल हैं। तो वो ज़्यादातर अपने घर में रहते थे, या फिर अपने काम के पर्पज़ के लिए निकलते थे और काम करते थे। एरिया लिवेबल है? नहीं, उनको ना काफ़ी जो है ना बेसिक फैसिलिटी से महरूम किया गया। अब जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूँ, तो वहाँ पे जैसे अगर बारिश पड़ती है, अब आपको पता है बारिश के बाद कीचड़ भी होता है फिर। पानी भी आता है? हाँ, पानी भी आता है, तो वहाँ तो आप समझ लो सीवरेज का भी कोई ख़ास निज़ाम नहीं है, और बारिश होती है तो सारा गंदा पानी और जो है ना गंदगी ना सड़कों पे आ जाती थी। तो उसको ये साफ़-सुथराई करने का कोई इंतज़ाम नहीं था। लोग बस इंतज़ार करते थे ये सूख जाए, फिर हम इसके ऊपर चलना शुरू हो जाए। ये हिसाब था वहाँ सूखते पे। हुए 6 महीने लगें, 4 लगें, 3 हाँ। लगें, अब ऑपरेशन का ही इंतज़ार किया जाएगा। अच्छा, व्हाई आर दे नॉट बीइंग गिवन आइडेंटिटी? चले नेशनलिटी नहीं भी देते, एनी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स काम करने के लिए, क्यों उनको इस सारी चीज़ से महरूम रखा गया इन योर ओपिनियन? अच्छा, मैं जो ये समझता हूँ इस वजह से, क्योंकि ना इनको ना अभी भी हम जो है ना एज़ एन एनिमी ऑफ द स्टेट जो है ना हम समझते हैं कि बंगालियों ने तो आपने समझ लिया अपना सूबा, तो अपना कंट्री तो बना ली ना बांग्लादेश। तो अब जो यहाँ पाकिस्तान में आ भी गए हैं, जो वेस्ट पाकिस्तान जो कहलाया जाता था पहले, तो वो जो है ना इनको भी ना लोगों का और स्टेट का ये तासुब है कि आप लोग क्यों आ गए यहाँ पे, आप लोग भी बांग्लादेश से हैं।
तो दे आर नॉट कंसिडर वेलकम ओवर हेयर। और इनका आपको मैं ये भी बता दूं, जब भी ये अपनी डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए नादरा जाते हैं, किसी भी सरकारी इदारे में जाते हैं, तो इनको ना काफ़ी एक हार्श मैनर में ट्रीट किया जाता है और इनको निकाल दिया जाता है। इनको एंटरटेन नहीं किया जाता, इनको सुना भी नहीं जाता, बस वो इनकी ज़ात को देखते हैं, इनकी ज़ुबान को देखते हैं, इनकी स्किन के कलर को देखते हैं और इनको बाहर कर देते हैं। अच्छा, हमने बाय बर्थ से भी नेशनलिटी की बात की, तो चलें जो बंगाली 1971 में या उसके बाद आए पाकिस्तान, उनकी तो ठीक है, एक अपनी स्टोरी है, वो उसके क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, वो लेट्स कीप देम असाइड। बट जो उनके बहुत सारी नस्लें हैं, थर्ड फोर्थ जनरेशन उनकी है जो यहीं पे पैदा हुए हैं, वाई दे आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ नेशनलिटी, जो कि पैदा ही यहीं पे हुए हैं, कभी बांग्लादेश गए ही नहीं हैं, तो उन्हें क्यों डिप्राइव किया जा रहा है? प्राइमरी रीज़न भी कि बस ये बंगाली हैं, तो इनको जो है ना हमने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स इशू नहीं करने हैं। सो लॉ क्या कहता है कि उन्हें आइडेंटिटी मिलनी चाहिए इन मिलनी नटशेल और चाहिए, नॉट? क्योंकि देखें वो अगर यहाँ पाकिस्तान में पैदाइश उनकी हुई है तो उनकी एंटाइटलमेंट है सिटीजनशिप के ऊपर, ठीक है, और उनको मिलनी भी चाहिए। लेकिन इशू ये है कि हमारे पास लॉ इन प्लेस है, ठीक है, पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट है, उसका अगर आप सेक्शन 16A पढ़ेंगे तो वो पर्टिकुलरली बंगालीज के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। इशू ये है कि उनके ऊपर बस इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। और आरंट देयर एनी इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो कि डील करते हों स्टेटलेसनेस को, नेशनलिटी के इश्यूज़ को, जो कि पाकिस्तान बाइंडिंग हो पाकिस्तान पे, या पाकिस्तान एटलीस्ट सिग्नेटरी हो उनका? हमारे पास दो कन्वेंशन हैं, एक 94 कन्वेंशन है विच इज़ फॉर स्टेटस ऑफ स्टेटलेस पर्सन, और एक 1961 का कन्वेंशन है जो कि रिडक्शन ऑफ स्टेटलेसनेस के ऊपर बात करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज़ नॉट अ सिग्नेटरी टू ईदर ऑफ दीज कन्वेंशंस। तो ये कन्वेंशंस क्या कहते हैं? मतलब ये कन्वेंशन ना ये ज़ाहिर करते हैं कि आपने स्टेटलेसनेस के इशू को किस तरह टैकल करना है, किस तरह अपने जो ना जो भी लोग आपकी कंट्री में रिजाइड करते हैं उनको आपने किस तरह डॉक्यूमेंट करना है। तो उसकी सारी गाइडलाइंस वो सब इशू की हुई हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी नहीं है तो दे आर नॉट बाउंड टू फॉलो इट। सो हाउ मैनी नेशनलिटीज़ यू आर एबल टू गेट? जब आप काम कर रहे थे कितने एक लोगों को अपने नेशनलिटीज़ दिलवाई? एंड एनी स्ट्रेंज और अ ट्रिकी केस नेशनलिटी का जिसमें आपने ट्रिक्स यूज़ करके कोई नेशनलिटी दिलाई हो? नॉट इलीगल ट्रिक्स, बीइंग लीगल, बट थोड़ा सा एक यूजुअल कोर्स से थोड़ा सा हट के। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ना जैसा मैंने आपको बताया, जिनके पास आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट स्ट्रांग होते थे, अब आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट स्ट्रांग होने से क्या मुराद है कि किसी के पेरेंट्स की CNIC हों या ग्रैंड पेरेंट्स के बर्थ सर्टिफिकेट हों या उनके MNIC हो। सबसे पहले आपका आइडेंटिटी कार्ड जो है ना उसे MNIC कहते हैं, मैनुअल NIC, वो इशू होता था। फिर उसके बाद कंप्यूटराइज CNIC आया। तो जिसके ग्रैंड पेरेंट्स के बर्थ सर्टिफिकेट या MNIC हो, पेरेंट्स के MNIC CNIC हो, पेरेंट्स का अगर डोमिसाइल हो या इंटर मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट हो उनके पास, तो उन्हीं को जो है ना हम कंसिडर करते थे उनके केसेस जो हैं। और अगर नादर उनको एंटरटेन ना करें तो सिविल सूट्स के तहत हमें रिलीफ तो मिल जाता था, लेकिन इशू इज़ विद रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर, एग्जीक्यूशन में जब हम जाते थे तो वो नादर से कंप्लाइंस कराना वाज अ मेजर हर्डल, क्योंकि वो नहीं कंप्लाइंस करते थे, ठीक है, ऑर्डर होने के बावजूद, ऑर्डर होने के बावजूद। और हम कोर्ट्स को भी पुश कर रहे होते थे कि इनको जो है ना स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस जो है ना की डायरेक्शन आप दें और एक टाइमलाइन दें, क्योंकि ये ना जब भी इनसे कंप्लाइंस रिपोर्ट मांगी जाती तो ये कहते थे हम उस पर काम कर रहे हैं, हमें मज़ीद टाइम की ज़रूरत है। तो हम जैसा कोर्ट से ये भी कहते थे कि एक टाइम फ्रेम डिसाइडेड हो कि कितना टाइम लगता है इनको ना इस चीज़ को प्रोसेस करने में। तो फिर इशू ये भी होता था कि नादरा के जो लॉयर्स भी होते थे, जो हमारे अपोजिंग काउंसिल होते थे, तो वो हमको तंग करने के लिए और मामले को डिले करने के लिए एग्जीक्यूशन में भी जब केस पहुंच जाता था तो वो 12(2) की फ्रॉड की एप्लीकेशन लगा देते थे, विच वुड देन ओपन अ न्यू पेंडोरा बॉक्स, और फिर उसकी प्रोसीडिंग्स चलती थी, फिर हम दोबारा एग्जीक्यूशन पे आते थे। तो इवन दो हमने काफ़ी लोगों की हेल्प आउट भी की इन ऑब्टेनिंग देयर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, लेकिन हमारा मेजर कंसर्न यही होता था कि मेजर हर्डल इसी में आता था कि अगर नादरा ये हर्डल्स ना क्रिएट करें डिस्पाइट द प्रिवेलेंस ऑफ अ कोर्ट ऑर्डर, तो हम और लोगों की भी जो है ना मदद कर सकते हैं। कोई ट्रिकी केस अगर आपके पास है तो वो भी काइंडली मुझसे शेयर करें। जी, 2 हैं। मैं एक आपको बताता हूँ कि एक हमारे पास वो केस आया था जिसमें एक खातून थी, तो उनके हस्बैंड इनकार्सरेटेड थे,
ठीक है। वो जेल में थे और उनका CNIC भी ब्लॉक हुआ था, ठीक है। और उनका कंसर्न ये था कि मुझे अपने बच्चों के बे फॉर्म बनवाने हैं और उनका स्कूल में दाखिला कराना है, तो मुझे ये चीज़ कराना ज़रूरी है। अच्छा, हमने उनका CNIC चेक किया तो उसमें वो अनमैरिड स्टेटस था, फादर का नेम शो हो रहा था। तो उनके लिए फिर मैंने सोचा कि नादरा की ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसे पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है। तो उसमें देयर वाज एन ऑप्शन टू मॉडिफाई अ CNIC। तो मैंने मॉडिफिकेशन पे गया, मैंने उसमें मैरिटल स्टेटस की अपडेशन के ऊपर गया और उनका मैंने अकॉर्डिंगली डिटेल्स अपडेट कर दी। अच्छा, उसमें उनके ना हस्बैंड की भी पर्टिकुलर्स मांग रहा था, लेकिन जहाँ पे उनके CNIC नंबर का जो ऑप्शन था वो ऑप्शनल था, वो मैंडेटरी नहीं था लिखना। तो मैंने शोहर के पर्टिकुलर्स तो लिख दिया, नाम तो लिख दिया उनका, लेकिन CNIC नंबर जो है ना वो नहीं लिखा उसमें। और उनकी एप्लीकेशन फिर एक्सेप्ट भी हो गई और फिर उनको CNIC डिलीवर भी हो गया, ठीक है। और CNIC में उनके हस्बैंड का नाम भी पे शो हो रहा था, मीनिंग कि उनका मैरिटल स्टेटस अपडेट हो गया उस पर। अब जब वो नादरा गई, वो अपना मॉडिफाइड CNIC लेके और बच्चों को लेके बे फॉर्म के अप्लाई करने के लिए, तो नादरा वाले परेशान हो गए कि आपके हस्बैंड का स्टेटस तो ब्लॉक्ड आ रहा है, तो आपका CNIC कैसे मॉडिफाई हो गया? हमारे सिस्टम में आ रहा है कि आपने CNIC की मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था रिसेंटली, तो ये कैसे जो है ना आपका हो गया? तो खातून ने भी बोला कि आपकी जो एप्लीकेशन है मैंने उसके थ्रू ही अप्लाई किया। अब क्योंकि मुझे वो मॉडिफाइड CNIC मिल चुका है तो आई एम एंटाइटल्ड टू मेक माई चिल्ड्रंस बी फॉर्म। तो बना वो बेफॉर्म या नहीं? नहीं बना। फिर भी नहीं बना? हाँ, तो इसमें भी आप देखें कि एक नादरा की तरफ से एक फैसिलिटी है, उस फैसिलिटी को हमने यूटिलाइज़ किया और उसको यूटिलाइज़ करने के बावजूद वो अपने ही घूम फिर के आप आके हाँ, पहले ही पॉइंट पे वापस खड़े हो गए। यस। अच्छा, क्या क्राइटेरिया है टू बी ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान? सिटीजनशिप हासिल करने के लिए, सिटीजन होने के लिए क्या क्राइटेरिया है? अच्छा, सिटीज़नशिप आप ना जैसे मैंने आपको बताया मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप अपना सकते हैं। पहले तो आपका सिटीज़नशिप बाय बर्थ है, अगर आप पाकिस्तान में बॉर्न हैं तो आप ऑटोमेटिकली यू आर एंटाइटल्ड टू सिटीज़नशिप। देन यू हैव सिटीज़नशिप बाय मैरिज, जो सिर्फ फॉरेन वुमेन के लिए एप्लीकेबल है, अगर एक फॉरेन वुमेन एक पाकिस्तानी से अगर शादी कर लेती हैं, ठीक है। फिर आगे बाद ये सिर्फ वुमेन के लिए है, ये यानी सिर्फ वुमेन के लिए, अगर कोई पाकिस्तानी शख्स किसी बाहर की वुमेन से शादी करते तो उसको मिल जाएगी? उसको मिल जाएगी। अगर कि पाकिस्तानी खातून किसी बाहर के फॉरेनर शख्स से शादी करती है नहीं, तो उसमें भी व्हाई इज दैट? वो आपके कानून में ये चीज़ प्रोवाइडेड है। अच्छा, कानून में उसको ये चीज़ लेजिस्लेट इस तरह किया हुआ है। व्हाट्स पर्पस? जो है कि बाहर से खवातीन तो आ जाए, मर्द नहीं आने चाहिए। यस। सर नेक्स्ट कौन सा था? हाँ, पे सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन है कि उसके क्राइटेरिया है कि आप कम से कम 5 साल पाकिस्तान में स्पेंड करें इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल थ्रू नेचुरलाइजेशन। फिर आपकी सिटीजनशिप बाय डिसेंट है, आपके कोई डिसेंडेंट्स हो यहाँ पे तो उसके थ्रू भी फिर आप लोग की एंटाइटलमेंट हो जाती है टूवर्ड्स सिटीजनशिप। सो 5 साल की रेजिडेंस चाहिए होती है, लाइक इट इज़ परमानेंट रेजिडेंसी होनी चाहिए या ओवरऑल एक्यूमुलेटिव 5 साल होना? ओवरऑल 5 साल की accumulation। अच्छा, एक एलियन है जो कि शायद 5 एक साल पाकिस्तान में रह भी चुका है, ठीक है, चले नेचुरलाइजेशन में हम उसको लाने की अगर कोशिश करें तो व्हाट विल बी द इंटायर प्रोसीजर कि किसी नेशनल को, एलियन को या फॉरेन नेशनल अगर पाकिस्तान की नेशनलिटी लेना चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट एलियंस, अगर उसे नेशनलिटी चाहिए तो क्या वो प्रोसेस है जिसे गो थ्रू करना पड़ेगा उसको, अगर 5 साल ये जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी भी है तो? अच्छा, देखें, जहाँ तक नेचुरलाइजेशन की बात है तो इसमें वही कैंडिडेट्स फॉल करते हैं जो ऑलरेडी किसी स्टेट की सिटीजनशिप को पोजेस करते हैं। अब एलियन जो हैं तो वो तो अनआइडेंटिफाइड लोग हैं, ठीक है, तो उनकी नेचुरलाइजेशन के अंदर जो है उनकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती है। चले नेचुरलाइजेशन जिनकी एलिजिबिलिटी बनती है हम उनकी बात करते हैं, उनके लिए क्या प्रोसेस होगा, कहाँ पे वो अप्लाई करेंगे, कैसे प्रूफ देंगे कि वो रहते हैं यहाँ पे? उसमें सिटीजनशिप एक्ट 1951 में पूरा उसका ना क्राइटेरिया लेट डाउन हुआ है, जो उसका जो पेपर वर्क जो उन्होंने फुलफ़िल करना है और उसका फिर वो डीजी इमिग्रेशन पासपोर्ट्स को जो है ना आपकी वो एप्लीकेशन उसमें जमा होती है और वो आपकी एप्लीकेशन को फिर स्क्रूटनाइज़ करते हैं और फिर वही उस पर जो है ना या तो ऑब्जेक्शन लगाते हैं या फिर उस एप्लीकेशन का प्रोसेस करते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली उनकी तरफ से कोई सेट टाइमलाइन नहीं है, तो कंसेक्यूटिव फॉलोअप्स लेने पड़ते हैं उनके साथ क्लैरिटी लेने के लिए ओवर द प्रोसेस। और अगर किसी एलियन को इन केस वो ये एडवेंचर करना चाहता है कि मुझे जेन्युइनली एलियन है,
नो प्रायर डॉक्यूमेंट, कोई नहीं है, बाहर से ही आया हुआ, इलीगल है, क्या उसे भी मिल सकती है नेशनलिटी? और अगर मिलेगी तो उसका क्या प्रोसेस होगा? क्या उसको कोर्ट नहीं से मिल मिलेगी? सकते, मिल ही नहीं सकती? मिल ही नहीं सकते। लॉ में ये बार्ड है या हम्म, लॉ अलाउ करता है लेकिन मिलती नहीं है? नहीं, लॉ में अलाउड ही नहीं है इनके जो एलियंस जो हैं। अच्छा, सो दे कैन नॉट गेट नेशनलिटी। उनको नहीं मिल अच्छा, सकता। जैसे हम बंगालीज की बात कर रहे थे, 1971 वाज अ ग्रेट इवेंट, उसकी हमने बात की, तो कुछ लोग ऐसे भी यकीनन होंगे जो रहते यहाँ पे 1971 से पहले के हैं, बट ड्यू टू सम रीजंस उनके सीएनआईसी नहीं बने हुए, तो उनको अगरचे नारा में रजिस्टर कर दिया या उनको सीएनआईसी उनका नहीं बन रहा, देन हाउ कैन दे प्रूव कि यार वो उससे पहले से वहाँ पे रह रहे हैं? अच्छा, उसको ये इस तरह प्रूफ कर सकते हैं कि ना उस वक़्त जो है ना, उस टाइम पे जो है ना, आपको पता है जब वॉर वगैरह चल रही थी, तो फैमिली जैसे डिस्प्लेस हुई थी, तो स्टेट की तरफ से ना राशन कार्ड्स इशू होते थे। फैमिलीज़ को ना राशन इशू होता था और एक राशन कार्ड मिलता था, जो कि फैमिली के हेड को स्पेसिफ़ाई करता था, ठीक है? तो राशन कार्ड एक डॉक्यूमेंट है जिसके तहत जो है ना वो प्रूव कर सकते हैं कि हम जो है ना पहले से ही पाकिस्तान में रह रहे हैं। लेकिन अब इशू ये है कि राशन कार्ड जो है ना वो जाली भी बन जाता है, ठीक है? अब उसके उस क्योंकि वो ईज़िली अब बन जाता है, तो ना प्रॉब्लम फिर ये आता है कि ना नादरा फिर उसको जो है ना एज़ अ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं कंसिडर करता। तो जो 71 से पहले भी अगर रह रहे हैं वेस्ट पाकिस्तान में बंगाली जो हैं, तो उनके लिए फिर रिकॉर्ड से ये होता है कि वो अपने जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे एमएनआईसी हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, तो वो अपना जो है ना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स की जो ट्रेल है ना, उसको प्रॉपर्ली जो है ना डॉक्यूमेंट रखें, ताकि जो है ना उनको फिर ना कोई मसले ना आगे पेश आए। अच्छा, एक और चीज़, हम एक इशू जो कि शायद नेशनलिटी जिनके पास है उनके साथ भी होता है कि उनके फैमिली ट्री में कोई एलियन आ जाता है। इंट्रूडर इंट्रूडर कह सकते हैं उसे, मतलब कोई एलियन ही है जो इंट्रूडर जिसने इंट्रूड कर दिया। तो ये क्या इशू होता है, ये किस तरह से होता है और इसे रिजॉल्व कैसे करना है अगर ऐसा हो जाए किसी के साथ? अच्छा, ये देखें, ये इशू इस तरह ओरिजिनेट करता है, जैसे आपको पता है जिनके पास आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट स्ट्रांग नहीं है। अगर हम एलियंस की एग्जांपल ले लें, आप जैसे पूछा था ना एलियंस को कैसे मिल सकती है। अब एलियंस वो लोग हैं जिनके पास ना कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है जो प्रूफ कर सकें कि वो पाकिस्तान में रिजाइड कर रहे हैं, ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब उनको अपना रोज़गार भी कमाना है, ठीक है, और दीगर चीज़ें होती हैं, तो आप उनको सीएनआईसी, तो आपको पता है इट्स अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, आप कोई भी काम करने चाहें तो वो लोग क्या करते हैं कि वो एजेंट्स होते हैं जो नादरा के ऑफिसेस में जो है ना उनकी कोई अरेंजमेंट होती है, जिसके तहत जो है ना वो फिर पैसे लेके जो है ना सीएनआईसी इशू करवा देते हैं बंदे का। अब अगर कोई एलियन है तो वो उससे जो है ना उसके एजेंट ना उसके पर्टिकुलर्स लेगा, उससे एक फ़ीस लेगा अपनी, और फिर अंदर से ना उसके सीएनआईसी प्रोसेस करके उसको किसी और की फैमिली ट्री, एग्जिस्टिंग फैमिली ट्री में घुसा देगा, ठीक है। अब ऐसे इशू ये होता है कि चलो उसे सीएनआईसी तो इशू हो गया, लेकिन जब उसका सीएनआईसी एक्सपायर होगा और जब ये रिन्यूअल के लिए जाएगा, तो नादरा इन्हें कहती है कि भाई आपके फैमिली ट्री में ये जो अफराद दिख रहे हैं, तो इनमें से किसी को आप लेकर आएँ जो वेरीफाई कर सके आपके बिहाफ पे, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन को। तो वहाँ पे ये लोग फँस जाते हैं फिर। और फिर जब नादरा के रिप्रेजेंटेटिव को पता चलता है कि इसने इलीगली अपना ये सीएनआईसी बनवाया है फैमिली ट्री में घुस के, तो वो फैमिली, उस फैमिली ट्री में तमाम जिन लोगों का सीएनआईसी होता है, वो नादरा उनको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अब उससे प्रॉब्लम ये होता है अब किसी की जो जेन्युइन फैमिली ट्री है वो, अब एक इंट्रूडर के घुसने की वजह से उसकी पूरी फैमिली का सीएनआईसी ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब उनके लिए रिकोर्स क्या बचता है कि वो जो है ना एक फ्रॉड एफिडेविट होता है वो नादरा में जमा कराते हैं और नादरा से डिस्प्यूट करते हैं, लेकिन मोर ऑफ्टन देन नॉट नादरा उनको नहीं फैसिलिटेट करता। फिर उनके लिए रिकोर्स ही बचता है कि वो कोर्ट में सिविल सूट दाखिल करें फॉर डिलीशन ऑफ दीज मेंबर्स फ्रॉम देयर फैमिली ट्री। अब वो भी इतना लंबा प्रोसेस होता है, उसमें कुछ जजेस जो हैं रिलीफ दे देते हैं और कुछ जो है ना मतलब एक एम्बिगुअस ऑर्डर इशू करता है। अब एम्बिगुअस से अगर आपको मैं मिसाल दूँ, वो कह देंगे कि नादरा इज डायरेक्टेड टू कंडक्ट इंक्वायरी एंड डिलीट द इंट्रूडर्स एज पर देयर पॉलिसी, ठीक है। अब आप अगर उनके पॉलिसी वो चीज़ छोड़ रहे हो तो वो तो फिर आप समझ लें द बॉल इज इन देयर कोर्ट, तो वो उसको जो है ना फिर ड्रैग करते हैं मामले को और नहीं रिमूव करते इंट्रूडर्स को। अच्छा, सिर्फ ये एक ही तरीका है कि इंट्रूडर्स का पता लग जाए या इसके अलावा भी कोई मैकेनिज्म्स होते हैं कि इंट्रूडर्स का पता लग जाए? जी, अच्छा, इसमें तो एक तरीका तो ये है इंट्रूडर्स का, जब अगर आपका सीएनआईसी अचानक आपको ब्लॉक
ब्लॉक हो जाए और फिर आप उसको क्लैरिफिकेशन लें तो पता चलता है कोई इंट्रूडर घुस गया। नहीं, मैं इंट्रूडर का पता कर रहा हूँ कि इंट्रूडर का पता कैसे चलता है कि सिर्फ एक यही तरीका है कि वेरिफिकेशन के वक्त जब वेरिफिकेशन नहीं करवा सकेगा तब पता लगेगा कि ये इंट्रूडर है, ये इसके अलावा भी कोई तरीका है कि पता लग जाए कि ये इंट्रूडर है? इसके अलावा जो है ना, अगर आप अपने फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं जो कि दीगर लीगल पर्पसेस के लिए चाहिए होते हैं, तो उसमें भी अक्सर औकात ये होता है कि इंट्रूडर्स दिख जाते हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में। तो उसके बाद भी जो है ना, एक फैमिली ट्री का जो हेड होता है वो डिस्प्यूट कर सकता है नादरा से। अच्छा, यहाँ पे आपको एक लूपहोल नहीं नज़र आ रहा कि अगरचे कोई एक बंदा है जिसको इस तरह से किसी फैमिली के साथ अटैच कर दिया गया, अब नाउ दैट फैमिली वांट्स टू फैसिलिटेट हिम और हर, तो वो उसको वेरीफाई भी कर दें, तो ये एक लूपहोल नहीं है कि अब उसके पास से तो नेशनलिटी आ जाएगी? अच्छा, मोर ऑफ्टन देन नॉट वो नहीं करते, नहीं, जहाँ तक व्हाट इफ हमारा दे एक्सपीरियंस है। चूज टू डू, पैसे लेके करें या संपत्ति में करें या किसी देखिए, किसी भी चीज़ में? वो अगर फैमिली ट्री में कोई इंट्रूडर घुसा हुआ है और आप उस इंट्रूडर को अकोमोडेट करना चाहते हैं, वो तो सोलली फिर आपकी चॉइस है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू वो कर सकते हैं, करना चाहें तो। लेकिन हमने अपने केसेस में ये देखा है कि वो जो है ना, उनकी डिलीशन की ही रिक्वेस्ट करते हैं इंट्रूडर्स की। So, as we were discussing before this, prior to this podcast as well, off camera, कि क्या वेरिफिकेशन हर बार ज़रूरी होती है? द आंसर वी वर ऑन द आंसर कि यस होती है, कि हर बार आप जब रिन्यू कराने जाते हैं अपना CNIC तो आपको वेरिफिकेशन करानी होती है। बट इज़ देयर एनी अल्टरनेटिव ऑफ वेरिफिकेशन, कि वेरिफिकेशन थंब इम्प्रेशंस ना लगें और उसके बगैर ही आपकी वेरिफिकेशन हो जाए? इज़ देयर अ वे? उसमें जो है ना, फिर ये रास्ता ये है कि आप एक जैसे 18 ग्रेड के ऑफिसर जो हैं, उनके थ्रू जो है ना, आप वो एक एप्लीकेशन जो है ना अपनी जमा करा सकते हैं। तो उसके बाद भी ना फिर वो वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। यानी उनसे टेस्ट करा के कि टेस्ट करा के आप आई कर नो सकते दिस पर्सन, और Yes. उसके बाद हो सकता है। अच्छा, चलें ये वेरिफिकेशन वाली बात, या 18 ग्रेड का ऑफिसर भी आपके पास कोई नहीं है एंड कोई ऐसा शख्स है जिसकी फैमिली में भी कोई है ही नहीं, सारे मर गए या अब्रॉड हैं या वट एवर XYZ रीजंस, वो नहीं आ सकते, देन क्या रेमेडी है, वो क्या कर सकते हैं अच्छा, उसमें भी फॉर फिर वेरिफिकेशन और रिन्यूअल? उसमें भी फॉर वेरिफिकेशन नादरा इस तरह फैसिलिटेट करते हैं। वो कहते हैं कि आप एक एफिडेविट हमें जमा करा दें, ठीक है, कि आपकी नेबरहुड में जो भी 18 एंड अबव हैं और जिनको CNIC इशू है में, तो वो आपके ब्याह पे जो है ना तस्दीक करते हैं कि आप इसी नेबरहुड में रहते हैं और यू आर ऑफ गुड कैरेक्टर। तो वो एफिडेविट आप जमा करा दें तो उसके तहत भी ना वेरिफिकेशन हो जाती है। अच्छा, एक और इशू अगेन, कि CNIC ब्लॉक हो जाता है फॉर XYZ रीज़न, क्रिमिनल केस हो सकते हैं, सिविल केस हो सकते हैं। सो क्या लॉ में कोई CNIC ब्लॉक करने की नादरा के पास पावर है, और अगर ब्लॉक हो जाए तो खोलना कैसे है? अच्छा, देखें, अगर नादरा ऑर्डिनेंस 2000 आप देखें ना, तो उसमें देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर ब्लॉकिंग ऑफ CNIC। अलबत्ता आप सेक्शन 18 को देखें तो वो अलाउ करता है डिजिटल इम्पाउंडिंग ऑफ CNIC को, ठीक है, कि आप CNIC को जो है ना टेम्परेरली आप डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसका भी क्राइटेरिया ये है कि अगर आपको किसी के बारे में आपको कोई सस्पिशन है, तो आप सबसे पहले उसको जो है ना नोटिस जारी करें, ठीक है, कि आपके ख़िलाफ़ जो है ना हम ये इंक्वायरी कंडक्ट करने जा रहे हैं, तो आप इस स्पेसिफ़िक डेट को पेश हो हमारे सामने। फिर नादरा के ऊपर लाज़िम ये भी है कि वो हियरिंग भी उसकी कंडक्ट करे, और जो भी फिर वो फ़ैसला करती है तो एक डिटेल रिटन वर्डिक्ट जो है वो एप्लीकेंट को हैंड ओवर भी करें कि देखें हमने इन वजूहात के बेसिस पे आपकी CNIC को हमने रिस्ट्रिक्ट किया, ठीक है। अब अक्सर होगा वो इसको नहीं फ़ॉलो करते हैं। जस्ट ब्लॉक कर देते हैं। और इस पे आपको ना सिंध हाई कोर्ट के साइटेशंस भी मिल जाएंगी। अगर एक का मैं ज़िक्र करूँ तो वो 2017 PLD 585 है। तो उसमें भी ना स्पेसिफिकली कोर्ट ने इस चीज़ को डिस्कस भी किया हुआ है कि देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर ब्लॉकिंग ऑफ CNIC। तो नादरा कैसे आर्बिट्रेटली CNIC ब्लॉक कर देता है, तो उसको ना स्पेसिफिकली टैकल किया हुआ है। फिर बाकी साइटेशन भी हैं, बलूचिस्तान की भी हैं, पेशावर की भी हैं, ओवर द सेम इशू। सो हमारी सिटीज़नशिप, नेशनलिटी, इन सब चीज़ों पे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी डिस्कशन हो गई है। आई वुड लाइक टू नो कि आर यू एंजॉइंग योर लीगल प्रैक्टिस बीइंग अ लॉयर? डू यू फील गुड और फील पॉजिटिव बीइंग अ लॉयर? आई वुड से आई डेफिनेटली डू, बिकॉज लोगों की ज़िंदगी में अगर आप एक डिफरेंस लाते हैं तो ना उससे ना मुझे एक अटमोस्ट सेटिस्फेक्शन मिलती है। इफ़ आई हैव द पावर टू डू समथिंग एंड देन एनरिच देम इनटू डूइंग इट,
तो उससे ना मुझे काफ़ी फुलफिलमेंट मिलती है। तो जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, अभी भी काफ़ी सिटीज़नशिप से रिलेटेड लोग जो है ना मुझे रीच आउट करते हैं कि हमारे पास ये काफ़ी मेरे फेलो कॉलीग्स हैं जो वकील हैं, वो भी मुझे बताते हैं कि हमें फ़लाँ बंदे ने, बंगाली ने रीच आउट किया, उसकी ये डॉक्यूमेंटेशन है, तो उसको आप बता दें इनको हम किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो मैं भी आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ माई हार्ट मैं उनकी ना हेल्प आउट भी कर देता हूँ, उनको गाइड भी कर देता हूँ। अब हमने वो तो चलें डिस्कस कर लिया कि वेरियस मोड्स ऑफ सिटीज़नशिप क्या है और नादरा के जो तरीक़ेकार हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए। अब मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा रिलीफ़ वाले एस्पेक्ट को भी ना टच अपॉन करें। अब नादरा का एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसको बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता, इवन लॉयर्स जो हैं जो नादरा को डील कर रहे होते हैं। complaint.nadra.gov.pk, ठीक है? उसमें यह है कि ना अगर आपको कोई भी इशू हो रहा है नादरा के ऑफ़िस में, आपको सीएनआईसी नहीं इशू हो रहा है या आपका विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन सीएनआईसी ब्लॉक हो चुका है, तो उस पोर्टल पे आप जो है ना अपना अकाउंट बना के आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं विथ योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जो भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। और आपके पास एक टैब होता है जिसमें आप अपनी कंप्लेंट के बारे में लिख सकते हैं कि मुझे ये मसले जो है ना पेश आ रहे हैं और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसका ना मुझे रास्ता निकल जाए, लेकिन क्योंकि मुझे नहीं मिल रहा तो अब मैं ये कंप्लेंट दर्ज कर रहा हूँ कि आप मुझे आगे का रास्ता बताएं कि मैं क्या ले सकता हूँ। तो उसमें आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी ईमेल, अपनी कंप्लेंट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सब अटैच करके आप सबमिट करते हैं। सबमिट आप कर देंगे तो फिर आपको एक ट्रैकिंग नंबर इशू हो जाएगा और वही ट्रैकिंग नंबर आपके फ़ोन पे एसएमएस पे भी आ जाएगा। तो फिर नेक्स्ट डे जो है आपको नादरा के हेड ऑफ़िस से फ़ोन आएगा वेरिफ़िकेशन के लिए कि क्या आप ही ये शख्स हैं, आप ही ने ये कंप्लेंट दर्ज कराई है। और जब वो वेरीफ़ाई कर लेंगे तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है आप 2 to 3 वीक्स का वेट करें, हम रिस्पॉन्स दे देंगे आपको पोर्टल के ऊपर। और फिर 2 से 3 हफ़्ते गुज़रने के बाद फिर ना हम जैसे अपने क्लाइंट्स को भी एडवाइस करते थे कि आप उस पोर्टल पे चेक करें, तो फिर उसमें रिस्पॉन्स आया हुआ होता था, ठीक है? कि आपने जो है ना नेक्स्ट स्टेप अपना क्या लेना है और आपका करंट मसला क्यों प्रिवेलिंग है। तो वो भी ना हमें फ़ायदेमंद होता है जब हम लिटिगेशन भी कर रहे होते हैं, सिविल सूट्स भी इनके लिए डाल रहे होते हैं, तो वो हम एज़ अ प्रूफ अटैच कर देते हैं कि देखिए नादरा का ये स्टांस है और जो इन्होंने ये स्टांस रखा हुआ है इसको तो हम वैसी चीज़ें पूरी करते रहें तो बस वो नादरा हमें भगा ही रहा है फ्रॉम वन वे टू अनदर। So it is helpful. येस, इट इज़ हेल्पफुल। So thank you so much for coming and बहुत ही इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन रही है, खासकर जो लोग अगर किसी को कोई नेशनलिटी रिलेटेड इशू है उसके लिए, एंड जो कि लॉयर्स हैं या जो यंग लॉयर्स हैं जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं नादरा साइड पे, उनके लिए भी बड़ी इन्फॉर्मेटिव आई थिंक गुफ्तगू रही है। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पॉडकास्ट अच्छी लगी इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।